एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये आपका जो पेपर है, पेपर 2 है बीएड फर्स्ट ईयर का, तो उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए थे उन्हें, तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये आपका सेकंड पेपर है जो फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। तो सेकंड पेपर है ये, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उसके आंसर भी हम करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए और ये क्वेश्चन यदि दोबारा आता है तो आप उसे कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और सिलेबस देखना है वो भी देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सभी का। और जो पेपर का पैटर्न है वो कैसा आता है वो भी मैंने बताया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है। शिक्षण के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए। साइकोलॉजी ऑफ सांख्य फिलॉसफी is more developed than modern psychology. Discuss this statement in the context of teaching. क्वेश्चन है आपका, आंसर आपको कैसे करना है। सांख्य दर्शन और शिक्षा, सांख्य फिलॉसफी एंड एजुकेशन, इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है। द साइकोलॉजी ऑफ सांख्य फिलॉसफी इज मोर डेवलप्ड देन मॉडर्न साइकोलॉजी। सांख्य दर्शन में शिक्षा के संबंध में स्वतंत्र रूप से कोई विचार नहीं किया गया है, परंतु उसकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के अंतिम उद्देश्य ज्ञान तथा तर्क मीमांसा से शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा की पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों और मूल्य आचार मीमांसा से शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, पाठ्यचर्या, अनुशासन और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य की बाह्य एवं आंतरिक रचना के संबंध में सांख्य मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान से अधिक विकसित है। यहाँ हम सांख्य दर्शन में निहित संबंधी सभी विचारों को क्रमबद्ध करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का संप्रत्यय सांख्य सत्यवाद के सिद्धांतानुसार कार्य कारण में पहले से ही निहित होता है। इस सिद्धांतानुसार मानव का विकास मानव में पहले से निहित होता है। शिक्षा का कार्य इसे बाहर निकालना है। सांख्य प्रकृति और पुरुष दोनों को मूल तत्व मानता है, परंतु दोनों की मूलभूत अंतर को भी जानता है। उनकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति पुरुषों के भेद का ज्ञान कराती है। आगे दिया है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? सांख्य के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है और यह मुक्ति प्रकृति पुरुष के भेद को जानने से प्राप्त होती है। अतः मनुष्य का विकास इस रूप में होना चाहिए कि वह प्रकृति पुरुष के भेद को समझ सके, दुख त्र से छुटकारा प्राप्त कर सके और मुक्त हो सके। उसकी दृष्टि से यह शिक्षा का साध्य उद्देश्य है, साध्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह योग साधना मार्ग को आवश्यक मानता है और योग साधना के लिए नैतिक आचरण को आवश्यक मानता है। आज की भाषा में हम इन उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं। साध्य उद्देश्य क्या है? दुखद्र से छुटकारे का उद्देश्य, प्रकृति पुरुष भेद को जानने का उद्देश्य, मुक्ति का उद्देश्य। साधन उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास का उद्देश्य, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा तन्मात्राओं का विकास। मानसिक विकास का उद्देश्य क्या है? मानसिक विकास, मन तत्व का विकास, विचार को ऊर्ध्वगामी बनाना। भावनात्मक विकास का उद्देश्य अहंकार तत्व का विकास, अहम में सत्य की प्रधानता का विकास। बौद्धिक विकास का उद्देश्य बौद्धिक तत्व का विकास, उसे इंद्रियों की दासता से छुटकारा, पुरुष की अनुभूति से संलग्न करना। नैतिक विकास का उद्देश्य क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य व्रतों और सोच, संतोष, तप, आगे स्वाध्यान, ध्याय और
परिधान नियमों के पालन की ओर प्रवृत्ति करना। आगे दिया हुआ है शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या तो उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है। सांख्य दर्शन मनुष्य के भी जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को सत्य मानता है और दोनों के विकास में समान महत्व देता है। उसकी दृष्टि से पाठ्यचर्या में पदार्थ और आत्मा दोनों से संबंधित ज्ञान एवं क्रियाओं को स्थान देना चाहिए। सांख्य मनुष्य के विकास क्रम से परिचित है। उसके अनुसार भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या होनी चाहिए। सांख्य के अनुसार शिक्षा जो होती है पाठ्यचर्या होती है, जिस तरीके से बच्चों की आयु होती है उसी हिसाब से उनको देनी चाहिए। सांख्य के अनुसार शिक्षा जो होती है शिशु अवस्था में बच्चों की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत तेजी से होता है। अतः इस काल में सबसे पहले बल उनके उचित विकास पर देना चाहिए। बच्चों की इंद्रियों के विकास के लिए उचित वातावरण पर्यावरण की आवश्यकता होती है। बच्चों की खुले आकाश के नीचे खुली हवा में खेलने कूदने दौड़ने उछलने के अवसर देने चाहिए। उनकी कर्मेंद्रियों का विकास होता है तथा तंत्र मात्राओं के अनुभव की शक्ति विकसित होती है। आधुनिक युग में इटली की जो मंटेसरी हैं वो भी इस तथ्य पर बल देती हैं। सांख्य बाल्यावस्था में मनोविज्ञान से भी परिचित हैं। उनके अनुसार इस अवस्था पर बच्चों की इंद्रियों का विकास चालू रहता है और इसके साथ साथ उनके अंतःकरण से मन अहम और वृद्धि का भी विकास होने लगता है। अतः इंद्रियों के विकास एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए और उनके साथ साथ मन अहंकार और बुद्धि तत्व के विकास के लिए पाठ्यचर्या में भाषा सत्य सामाजिक विषय पदार्थ विज्ञान और गणित को सम्मिलित करना चाहिए। सांख्य के अनुसार किशोरावस्था पर अहंकार जो स्व प्रत्यय स्थायी होने लगता है, बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति आने लगती है। अतः इस आयु में बच्चों को पाठ्यचर्या में तर्क आधारित विवेचनात्मक विषयों को स्थान देना चाहिए। सांख्य के अनुसार यदि बच्चों को उनके शिशुकाल बाल्यकाल और किशोर काल में यथार्थ विकास के उचित अवसर दिए जाएं तो युवावस्था तक उनके समस्त शारीरिक मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। तब उन्हें धर्म दर्शन तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा देनी चाहिए। पदार्थ आत्म तत्व के ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। सांख्य जो अनेकात्मवादी दर्शन है व्यक्ति की वैयक्तिकता आदर करने वाला दर्शन है। अतः इसके अनुसार इस आयु वर्ग के बालक के लिए उनकी योग्यता क्षमता और रुचि के अनुकूल विषय अध्ययन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे शरीर विज्ञान आयुर्वेद विज्ञान ज्योतिषशास्त्र। सांख्य दर्शन अध्ययन की निरंतरता पर पक्षधर है। योग में जिन 5 नियमों की चर्चा है उसमें से एक स्वाध्याय भी है। सांख्य के अनुसार मनुष्य के जीवन पर्यंत स्वाध्याय करना चाहिए और तब तक करना चाहिए जब तक वह प्रगति पुरुष के भेद को नहीं जान जाता। इस स्वाध्याय के साथ योग साधना बराबर चलनी चाहिए। योग साधना द्वारा ही वह आत्मा के वास्तविक रूप को जान सकता है, उसकी अनुभूति कर सकता है। शिक्षण विधियाँ क्या हैं इसकी? सांख्य के अनुसार ज्ञान वस्तु विषय के गुणों के माध्यम से प्राप्त होता है, परंतु ये गुण बुद्धि पर आरोपित नहीं होते, अपितु बुद्धि इसे ग्रहण करती है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के संबंध में सांख्य दर्शन का सिद्धांत व्यवहारवादी मनोविज्ञान के उद्दीपन अनुक्रियाओं के समान है, परंतु दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांतानुसार ज्ञान प्रक्रिया बाहर से अंदर की ओर जाती है, जबकि सांख्य जो होता है सिद्धांतानुसार यह प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर जाती है। यह हम सांख्य के सीखने सिखाने संबंधी मनोविज्ञान को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण क्या हैं। सांख्य ने ज्ञान प्राप्त करने के उपकरणों को 2 भागों में बांटा है, बाह्य उपकरण और अंतः उपकरण। बाह्य उपकरण कौन से होते हैं? कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब वो आते हैं उपकरण, और अंतः उपकरण मन और अहम होता है। मन और अहम मतलब अहंकार अहम एवं बुद्धि और पुरुष आते हैं। सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जड़ जैसे इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि तथा चेतन जो आत्मा का संयोग आवश्यक होता है।
ये उपकरण हैं सांख्यिकों के ज्ञान को प्राप्त करने के। ज्ञान प्राप्त करने के साधन अथवा स्रोत क्या हैं? सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमाण। ज्ञान सांख्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के ये उपकरण और ये साधन हैं और स्रोत हैं। 3 प्रमाण हैं, साधन और स्रोत होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द से उसका तात्पर्य अप्त पुरुषों के वचनों से है। वेद को वह शब्द मानते हैं या मानता है। ज्ञान प्राप्त करने के साधन अथवा स्रोत। सांख्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। इन्हीं आधार पर ज्ञान प्राप्त करने अथवा ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां होती हैं: प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि। यहाँ इन तीनों विधियों के संदर्भ में सांख्य मत प्रस्तुत हैं। प्रत्यक्ष विधि वह विधि है जिसमें सीखने वाला किसी वस्तु अथवा क्रिया का ज्ञान अपनी इंद्रियों द्वारा सीधे प्राप्त करता है। सांख्य मनोविज्ञान के अनुसार इंद्रियों द्वारा अनुभव ज्ञान मन, अहंकार, बुद्धि द्वारा आत्मा पर पहुंचता है। दूसरी ओर जब तक पुरुष जैसे आत्मा, चेतन तत्व इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि के साथ संयोग नहीं करता, तब तक ये क्रियाशील नहीं होते। ज्ञान प्राप्ति के लिए जड़ और चेतन दोनों का सहयोग आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विधि में इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि और पुरुष सभी क्रियाशील रहते हैं। सांख्य के प्रत्यक्ष को हम निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि आपको इस तरीके से भी आप बनाते हो तो मार्क्स जो एग्जामिनर है उसको अट्रैक्टिव लगेगा और वो मार्क्स अच्छे देगा। जैसे पदार्थ और क्रिया होती है, इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि और पुरुष। सांख्य की जो दृष्टि से प्रत्यक्ष विधि में मनुष्य के बाह्य और आंतरिक दोनों उपकरण क्रियाशील रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त किया ज्ञान वास्तविक होता है, स्थायी होता है। वैसे भी प्रारंभ में मनुष्य प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही सीखता है और फिर इस प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर वह अनुमान और शब्द प्रमाणों के माध्यम से सीखता है। बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार विधियों से सीखना असंभव नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान शिक्षा और शिक्षण का आधार होता है। ठीक है। अनुमान विधि क्या होती है? अनुमान का अर्थ किसी पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। इस प्रकार अनुमान विधि वह विधि है जिसमें ज्ञान विषय के आधार पर अज्ञात विषय का किसी हेतु के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है। सांख्य के अनुसार अनुमान के भी 2 भेद होते हैं, वित्त और अवित्त। जो अनुमान शाश्वत विधि वाक्य पर आश्रित होता है वह वित्त कहलाते हैं और शाश्वत निषेध वाक्य पर आधारित होता है वो अतीत कहलाता है। ठीक है, ये अतीत लिखा, अवीत लिख दिया था, इसमें मिसप्रिंट हो गया है। अतीत कहलाते हैं या अतीत कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सांख्य के अनुसार अनुमान प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रयोग एवं शब्द प्रमाण के साथ भी होता है, पर जब यह अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होता है तो लाभकर होता है, और जब यह बिना किसी आधार पर किया जाता है तो हानिकारक भी होता है। सांख्य का यह कथन सत्य है कि भाषा के लाक्षणिक अर्थ की प्रतीति हमें अनुमान से ही होती है। शिक्षण की आगमन, निगमन एवं विश्लेषण संश्लेषण विधि में अनुमान विधि का ही प्रयोग किया जाता है। शोधकर्ता अपना शोध कार्य अनुमान के आधार पर ही आगे बढ़ाते हैं। आगे दिया है जो शब्द विधि है, वो शब्द का अर्थ है आप्त मनुष्य की वाणी। आप्त मनुष्य उसे कहते हैं जिसे शब्द जो पदार्थ होते हैं आत्म तत्व का ज्ञान होता है। इस प्रकार शब्द विधि वह विधि है जिसमें आत्म मनुष्यों के मुख से सुनकर अथवा उसके द्वारा विरचित ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सांख्य के अनुसार यह प्रत्यक्ष या अनुमान से ज्ञान प्राप्त न किया जा सके वह शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बस ज्ञाता को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि इस प्रकार से सीखे ज्ञान को वह अपने प्रत्यक्ष ज्ञान की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करे। शब्द विधि ज्ञान प्राप्त करने की सर्वव्यापक विधि है। आज भी हम अधिकतर शब्द द्वारा ही सीखते और सिखाते हैं। शिक्षण की सभी मौखिक युक्तियाँ जैसे प्रश्नोत्तर, विवरण, व्याख्या आदि सब जो विधि हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। पाठ्य पुस्तक प्रणाली भी शब्द विधि के ही एक रूप है। पर्यवेक्षित अध्ययन इस प्रणाली का सबसे अधिक निखरा हुआ रूप है। आज के
मानव जीवन में सीखने सिखाने की दृष्टि से प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न का बड़ा महत्व है और यह शब्दों द्वारा ही शिक्षा देते हैं। शब्द प्रणाली इस ग्रुप में भी बड़ा महत्व रखती है। अब अनुशासन देख लेते हैं। अनुशासन सांख्य योग अनुशासन का समर्थक है। योग अनुशासन का पहला पद है। यम, यम का अर्थ है मन, वचन और कर्म का संयम। इसके लिए योग सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन 5 व्रतों के पालन पर बल देता है। योग अनुशासन का दूसरा पद है नियम। योग के अनुसार नियम भी 5 हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और परिधान। सांख्य के अनुसार जो व्यक्ति इन 5 तत्वों को 5 नियमों का पालन जितनी सीमा तक करता है वह उसी सीमा तक अनुशासित माना जाता है या माना जाना चाहिए। सांख्य का स्पष्ट मत है कि बिना इस अनुशासन का पालन किए मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ और मन, अहंकार और बुद्धि को निर्मल नहीं बना सकता और जब तक वह अपने शरीर को स्वस्थ और मन, अहंकार और बुद्धि को निर्मल नहीं बनाता तब तक वह पदार्थ अथवा आत्म तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षक सांख्य शिक्षक के आप्त रूप से देखा जाता है। उनके अनुसार शिक्षक को अपने विषय पर पंडित होना चाहिए। उसे यदि प्रकृति पुरुष के भेद का स्पष्ट ज्ञान हो तो सोने से बेसुहागा समझा या समझना चाहिए। उसकी स्थिति को मनुष्य में जो शिष्य में विवेक ज्ञान विकसित कर सकता है। सांख्य शिक्षक यह भी आशा करता है कि उसे ज्ञान प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट ज्ञान हो और उसकी सहायता से जो शिष्यों में ज्ञान का विकास करने में सक्षम और निपुण हो, वह शिक्षक को अनुशासन का पालन करने का उपदेश देता है। शिक्षार्थी कैसा हो? शिक्षार्थी सांख्य अनेकात्मवादी दर्शन है। वह छात्र के व्यक्तित्व का आदर करता है। वह उसके व्यक्तिक विकास का पक्षधर है, पर वह यह भी मानता है कि आत्म तत्व के साथ उसमें प्रकृति तत्व भी होते हैं, सत्य, रज और तम गुण भी हैं। अतः वह छात्र को नैतिक आचरण का उपदेश देता है, अनुशासन में रहने का उपदेश देता है। उसी स्थिति में शिष्य पदार्थ और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विद्यालय सांख्य दर्शन के अनुसार विद्यालय भौतिक ज्ञान के विकास और योग क्रिया के प्रतिक्षय की प्रयोगशालाओं के रूप में विकसित होना चाहिए। शिक्षा के अन्य पक्ष सांख्य मनुष्य के जड़ और चेतन दोनों तत्वों को समान महत्व देता है और मनुष्य के भौतिक आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास का पक्षधर है। उसकी दृष्टि से मानव जीवन सब प्रयोजन है, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। तब सांख्य की दृष्टि से सभी मनुष्य, स्त्री पुरुष का भौतिक आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। तो ये आपका जो है ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। और ये जो आपका लास्ट दिया हुआ है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, तो ये भी देख लेते हैं। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सांख्य साइकोलॉजी टू एजुकेशन। सांख्य प्रकृति, जड़ और पुरुष चेतन दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए वह भौतिकवादी एवं अध्यात्मवादी दोनों विचारों के व्यक्तियों को स्वीकार करता है, परंतु उसका अनेकात्मवाद और निरीश्वरवाद अन्य जो भारतीय दर्शनों की दृष्टि से आलोचना का विषय है। पर कुछ भी हो, उसकी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा बड़ी वैज्ञानिक है और मूल्य और आचार दृष्टि से आलोचना का वही लाइन रिपीट हो गई। मनुष्य और आचार मीमांसा बड़ी व्यवहारिक है। इस दृष्टि से इस दर्शन का शैक्षणिक महत्व सबसे अधिक है। सांख्य से शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप पर तो चर्चा नहीं की है, परंतु उसके कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। सांख्य मनुष्य को भी प्रकृति और पुरुषों का योग बनाता है और उसके इन दोनों पक्षों के विकास पर बल देता है। मनुष्य के पक्ष जो प्रकृति पक्ष के अंतर्गत कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, मन, अहंकार, बुद्धि और तन मात्राएं तत्व आते हैं और इनके पुरुष पक्ष में उसका पुरुष अर्थात आत्म तत्व आता है। सांख्य के अनुसार शिक्षा द्वारा मनुष्य की इंद्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि का विकास करना चाहिए और उसे योग साधना मार्ग में प्रशिक्षित है करना चाहिए, जिससे वह अपने आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। इस प्रकार सांख्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन के आंसर को करना है।
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। वैसे आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा की पाठ्यचर्या बताइए, तो ये आपको लिखना होगा। और यदि पूछता है विधियाँ बताइए सांख्य की, तो ये आपको लिखनी होंगी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन शॉर्ट भी कंप्लीट इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो शब्द विधि क्या होती है सांख्य की, तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो आप 1-2 बार इस वीडियो को सुनेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए जो वीडियो होगी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे और इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। बीएड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल वगैरह रहेंगे, क्वेश्चन पेपर रहेंगे, सभी कुछ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे टाइम टू टाइम। और चैनल से जुड़ जाइए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।